चलो अच्छा, लेट्स बैगन। देखिए कर रहे हैं भैया, सबसे पहला जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, बड़ा ही आसान लॉ है। ठीक है, ये थोड़ा आपका स्पेसिफिक हीट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इनके हिसाब से देखिए, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से हीट लॉस करेगी। किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कम है तो वो स्लोली हीट को, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो उसके हीट लॉस करने की रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कम है या पास में है तो वहां पर बॉडी क्या होगी, कम हीट को लॉस करेगी। तो बिल्कुल सिंपल इसी कंसेप्ट पे है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द सिस्टम is directly proportional to, directly proportional to temperature difference in between system and surrounding। कह रहा भैया अगर कोई सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है तो इसको हीट को लॉस करने का जो रेट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम का, यानी जो बॉडी टेम्परेचर लूज कर रही है उसका, और सराउंडिंग का यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। प्रोवाइडेड, यहां पर बहुत मेन बात है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मोर लार्ज, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब स्टीफन लॉ लग जाएगा। स्टीफन लॉ एक अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान है, ये भी आसानी है। कह रहा भैया अगर कोई सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है तो वो हीट का लॉस जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो हीट लॉस करने का रेट भी क्या होगा, यानी पर सेकंड ज्यादा हीट को लॉस करेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो हीट को लॉस करने का रेट भी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, एक कप है, कप के अंदर भरा पड़ा है पानी या कोई भी चीज है, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है अभी आपकी, ऐसा, ठीक है। एम क्या है इसका, मास, जो बॉडी है इसका मास क्या है, मास ऑफ सिस्टम, और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसकी हीट कुल कितनी हीट होगी, तो आपको पता है हीट क्या होती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो होती है सीएमटी। क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से जो हीट होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, वो होती है स्पेसिफिक हीट मास इनटू में बॉडी का टेम्परेचर। याद है स्पेसिफिक, सीएमटी याद है, स्पेसिफिक हीट याद है, तो वही सी की जगह पे मैं एस ले रहा हूँ क्योंकि सी मैं आगे भी लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं स्पेसिफिक हीट को सी से लिखता था, मैं अभी यहाँ पर एस से लिख रहा हूँ, बता मेंशन कर रखा है मैंने, एस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है भैया। तो इस सिस्टम के पास इतनी हीट है, और टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, आसपास का जो इसके सिस्टम के बाहर का जो टेम्परेचर वो क्या है भैया, टी नॉट है, क्या है। तो आपको बता दूं कि इसका टेम्परेचर तो टी है और इसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है, और बता दूं टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, क्या है, यानी इसका जो टेम्परेचर है, किसका, ये जो आपको कब दिख रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है भैया आपका, टी है, और वो ज्यादा है किससे, सराउंडिंग से, तो ये हीट लॉस करेगा, यहां पर इसके अंदर हीट लॉस करेगा, सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो मैंने कहा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, देन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वो क्या होगा, बराबर में
डी एच अपॉन में डी टी। पता ना भैया रेट कैसे निकालते हैं, रेट याद है, डी एच अपॉन में टी, एच अपॉन में टी भी रेट होता है और डी एच अपॉन में डी टी भी रेट होता है, याद है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा, ये होगा, माइनस लगा रखा है क्योंकि ये क्या रहा है, लॉस ऑफ हीट। क्या हो रहा है भैया, लॉस को दिखा रहा है, ये माइनस क्या दिखा रहा है भैया, लॉस है। मतलब जो हीट है प्लस में होता तो गेन दिखाता, माइनस होता तो लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ लॉस है बाय ऑब्जर्वेशन या बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कहता है भैया कि जो रेट है यानी माइनस डी एच अपॉन में डी टी है, ये हीट को एस से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, वो इस बात के डायरेक्टली है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, सराउंडिंग का टेम्परेचर और इसका जो कि टी है, इनका डिफरेंस के डायरेक्टली, यानी टी माइनस टी नॉट के डायरेक्टली है। ये जितना ज्यादा होगा, चलो इसका एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। गर्मियों के टाइम में चाय बड़ी स्लोली ठंडी होती है, काफी देर तक गर्म रहती है, यानी वो जो सिस्टम है वो स्लोली हीट को लूज कर रहा है। लेकिन सर्दियों के टाइम में सिस्टम का सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है और चाय का टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इस वजह से डिफरेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। और ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, फटाफट सिस्टम क्या होता है, रेट ज्यादा होता है लॉस करने का, तो इसलिए चाय जल्दी से क्या होती है, ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। तो समझ गया भैया। तो इसलिए ध्यान रखना कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हीट का लॉस करने का रेट रहेगा, ठीक है भैया। तो ये हो गया, तो माइनस डी एच अपॉन में, एच की वैल्यू क्या है भैया, तो आपको पता ही है, एस एम टी अपॉन में क्या हो भैया, डी टी। और यहां पर एक कांस्टेंट लगाया मैंने के, इसे कह दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है भैया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये हो गया आपका, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें इस जो डिफरेंशिएशन में मैंने लिखी यहाँ पे 3 टर्म है, इनमें कौन कौन कांस्टेंट है, कौन कौन वेरिएबल है। तो बात करूं स्पेसिफिक हीट, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिक्स होती है। एम क्या है, मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। और आपको पता है हीट के लॉस की वजह से क्या चेंज होगा लगातार, टेम्परेचर क्या होगा, केवल ये वेरिएबल है, बाकी एस यानी स्पेसिफिक हीट, एम क्या जो कि मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एस एम और क्या हुआ, डी टी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में क्या हुआ, के टी माइनस टी नॉट, ठीक है भैया। अब यहां से हो जाएगा, तो डी टी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में माइनस के एस एम। अब देखिए के क्या है, कांस्टेंट है, एस क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं अनदर कांस्टेंट। ये क्या है भैया, अनदर कांस्टेंट, ये एक और टर्म आ गई कांस्टेंट, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना, ये जब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक ये लिक्विड नहीं चेंज होगा या इसका मास नहीं चेंज होगा। अगर ये लिक्विड चेंज कर दिया, क्योंकि अलग मटेरियल आएगा तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, बदल जाएगी, तो ये अनदर कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या ये मास निकाल लो इसमें से, तो भी लिक्विड का मास चेंज हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट जब तक है जब तक सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, फिक्स है, उसमें से कोई छेड़छाड़ी नहीं हो रही, ना तो कोई मास निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, ना लिक्विड को जो भी मटेरियल है उसको बदला जा रहा है, ठीक है भैया। तो इस अनदर कांस्टेंट को हम लिखते हैं कैपिटल के से, किसे लिखते हैं, कैपिटल के से। ये भी क्या ही है, समझ जाओ, डी टी अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू में अनदर कांस्टेंट को मैंने के लिख दिया, इसकी वैल्यू पूरी है, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। अब ये क्या है, तो यहां से आपको दिख रहा है डी टी यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक मिनट यार, थोड़ा ये नीचे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्ट, ये कांस्टेंट हटा दो, तो कांस्टेंट रहने पर क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मान लीजिए आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और सिस्टम का ज्यादा है, तो जो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होने का जो रेट है वो क्या होगा, तेज होगा, जल्दी जल्दी तेज चेंज होगा उसका टेम्परेचर, है ना। और अगर मान लीजिए सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो टेम्परेचर जो सिस्टम का चेंज होने का रेट है वो भी क्या होगा, स्लो होगा, वही हीट वाला ही है। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है भैया। अब इसका एक ग्राफ होता है, क्या ग्राफ है भैया, कि कह रहा है भैया जो रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जो रेट है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली है। ये रेट जो है वो किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये रहा भैया आपका रेट, टी माइनस टी नॉट, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये क्या है, डी टी अपॉन में डी टी, ये क्या है, रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट, क्योंकि ये जितना ज्यादा रहेगा ये भी क्या उतना ही ज्यादा रहेगा,
समझ गया? तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये ग्राफ हो गया। खैर फोटो लोगे, कॉपी करोगे? 1 मिनट के अंदर कॉपी करना, 1 मिनट ज्यादा कम टाइम नहीं लगा। हटा दे उसे, नेगेटिव तो जब तक है जब तक कांस्टेंट है। ड्यू टू सिस्टम, जल्दी करो बेटा। तो भैया देखिए, मैंने एक फॉर्मूला दिखाया आपको, क्या था वो? dt अपॉन में स्मॉल dt हियर, ध्यान दीजिएगा भैया, इक्वल्स टू में के टी माइनस टी नॉट, और यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ था। अब बता दूं भैया यहाँ पर dt क्या है, देखिए टी, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा तो आपको 2 टेम्परेचर देगा, एक T1 जो कि क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर, एक T2 है जो कि क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर, क्या होगा, और एक T नॉट होगा जो कि क्या होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अपने को dt कैसे निकालना है? dt क्या होगा यहाँ पर, T1 माइनस T2, ध्यान रखना, ठीक है। dt क्या होगा, T1 माइनस T2 का डिफरेंस, समझ गए? और ये क्या होगा, टाइम फ्रॉम T1 टू T2, मतलब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक आने में जो टाइम लगा वो क्या हुआ, dt हो गया, ठीक है। और यहाँ पर T क्या है, इसे कहते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, एवरेज टेम्परेचर ऑफ, ये कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा T इक्वल्स टू में T1 प्लस T2, यानी ये वाला टेम्परेचर का एवरेज, इसे कहते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है भैया। सारी चीजें हो चुकी है, क्वेश्चन पे आते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी दिखाना भैया जरा। पहले एग्जांपल कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक का मेन एक्सरसाइज का करना कैसे है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज का कर दे रहा हूं, आपको एग्जांपल करना है, ठीक है। डाटा लिख रहा हूं मैं सीधे सीधा, उसके बाद करना। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी का। 11.20 T1 दे रखा है आपको, कि 2 केस दे रखे हैं। केस फर्स्ट में दे रखा है आपको, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कूल होती है, और कूल होकर इसका टेम्परेचर क्या होता है भैया, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इससे यहां तक आने में जो टाइम लगता है, यानी dt की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो रखी है 5 मिनट। 5 मिनट बोले तो 300 सेकंड, क्या रखा है। दूसरा केस में बोल रहा है, केस सेकंड, इसी क्वेश्चन का केस सेकंड कह रहा है कि भैया वो अगर सराउंडिंग टेम्परेचर रखा है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी कह रहा है भैया इस बॉडी का T1 जो है वो 60 डिग्री है सेल्सियस है, T2 30 हो गया, क्या हो गया, 30 हो गया। बताओ टाइम कितना लगेगा, ध्यान दीजिए, दोबारा से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11.20, ठीक है भैया। केस फर्स्ट में कह रहा है एक बॉडी थी, इसका टेम्परेचर यहां से यहां तक होने में कितना टाइम लगा, 300 सेकंड लगा, सराउंडिंग टेम्परेचर इतना था। कह रहा है उसी सिस्टम का टेम्परेचर, उसी सिस्टम का, छेड़छाड़ी नहीं करनी है वरना कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इतने से इतना होने में कितना टाइम लगेगा, समझ गया। सराउंडिंग तब भी वही रहेगा। तो केस फर्स्ट की इक्वेशन बनाओ, तो अपने को पहले क्या निकालना है, dt कैसे, देखिए सीधा देखिए, फॉर्मूला क्या है ये आपका, ये रहा, dt क्या होता है, T1 माइनस, यानी 80 माइनस 50, क्या हो गया 30, नीचे क्या है भैया, टाइम की वैल्यू क्या रखिए पहले केस में 300 सेकंड, माइनस क्या आएगा, फिर टी निकालना है आपको, क्या निकालना है, और टी कैसे निकालते हैं, ये रहा एवरेज, यानी 80 प्लस 50 130, क्या हो गया 65, माइनस सराउंडिंग का टी नॉट क्या है भैया 20। पहली इक्वेशन क्या बन रही है, 1/10 माइनस के, और ये क्या होगा भैया 45, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, समझ गए। अब आते हैं दूसरे केस में, तो अपने को पता है dt की वैल्यू क्या होगी, 60 माइनस 30, नीचे टाइम अपने को निकालना है, यहाँ पर कांस्टेंट वही रहेगा क्योंकि हमने सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर है क्या होगा 90 45 45, माइनस क्या होगा 20, तो भैया क्या होगा 30 के माइनस के, और ये क्या होगा भैया 25, ठीक है भैया। अब एक काम करते हैं भैया, यहाँ से के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू क्या होगी, -1/10 इंटू 45, ठीक है भैया, ये हो गया के की वैल्यू।
अब इसके की वैल्यू यहाँ पर रख दी 30, सेम ही रहेगा बहन, सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। dt माइनस के की वैल्यू क्या रखी भैया, -45 इंटू में 25, ठीक है भैया। सॉल्व करोगे dt की वैल्यू आएगी आपकी 540 सेकेंड। समझ गया भैया, समझ गया ना। चलो भैया 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो जल्दी से, क्वेश्चन करने का तरीका और क्वेश्चन जल्दी से। ऑनलाइन में किससे किससे हो गया, हाथ खड़ा कर लो एक बारी। चलो कार्तिक से हो गया, साले कार्तिक, इससे हुआ भी नहीं होगा, फिर बात खड़ा करेगा, पक्की बात है। चलो अब हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ किससे किससे हो गया होगा। एक आयुष ने कर ही लिया होगा, आयुष का भी हो गया। देखिए भैया एनसीईआरटी के एग्जांपल पे अगर आते हैं तो क्वेश्चन सेम ही कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है, बस वही है कि नंबर चेंज कर रखे हैं, ठीक है। आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी डाटा लिखवा दे रहा हूँ। 11.7 है, नहीं 11.89 होता है, उसका 11.8 है, ठीक है, 11.8 है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भैया इनिशियल टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो है आपका 86 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। टाइम लगता है 2 मिनट यानी 120 सेकंड लगता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका दे रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि भैया अगर T1 कैसे सेकंड में, क्या कह रहा है 71 ये है, 71 डिग्री सेल्सियस है और ये है 69 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। तो आपको ये बताना है, फटाफट कर लीजिए, डाटा लिखिएगा केवल, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। हाँ। नहीं नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लिखवाना भी था इसके बाद। कर लोगे ना, ऐसे लिख दो बस, इतने ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, कि एक बॉडी है जिसके ऊपर ये बॉडी आपकी, ठीक है, इसके ऊपर क्यू हीट आगे गिरती है, क्यू हीट आगे गिरती है। तो इस क्यू हीट में से कुछ पार्ट क्या होता है भैया, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। कुछ पार्ट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, क्यू आर। देखिए क्यू हीट आगे गिरती है इस बॉडी के ऊपर, उसमें से कुछ पार्ट क्या होती है, क्यू ए, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यू आर क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। और क्यूटी यानी कुछ पार्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट हो जाता है। क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड हीट, और ये क्या है, एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट, और ये क्या है, और मीटेड हीट है, ट्रांसमिटेड हीट है, ठीक है भैया। तो अगर मैं बात करूं इसके रिफ्लेक्टेंस की, इस बॉडी की रिफ्लेक्टिंग पावर की बात करूं, इसे रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो होता है भैया आपका क्यू आर अपॉन में क्यू। मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। इसको लिखते हैं आर से, कैपिटल आर से। अगर मैं इस बॉडी के ट्रांसमिटेंस की बात करूं, बॉडी की ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी की बात करूं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं, ट्रांसमिटेंस, तो क्यूटी अपॉन में क्यू, इसे क्यू टी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर मैं इसके एब्जॉर्प्टेंस की बात करूं, एब्जॉर्प्टेंस की बात करूं तो क्यू आर क्यू ए अपॉन में क्यू, इसको ए से लिखते हैं। और एक बात ध्यान में रखना कि आर प्लस टी हेयर प्लस ए बराबर में 1 होता है। पता है क्यों,
देखिए टोटल हीट मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 20 जूल आई, इसमें से 5 जूल हीट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, 10 जूल हीट को क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया, और 5 जूल ही क्या होगी, अब रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। तो अगर आप 5/20 करोगे, 10/5 करोगे, और 5/20 करोगे, मतलब ऐसे ही करोगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालोगे, जोड़ोगे, तो आपका हमेशा ही क्या आना है, 1 आना है, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल, पहला केस क्या है, ब्लैक बॉडी के लिए। हाँ, मिरर की बात करता हूँ, मिरर की। मिरर जानते हो ना भैया, मिरर, मिरर हीट का बहुत कम पार्ट एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, और ना के बराबर पार्ट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यानी उसका ट्रांसमिटेंस मिरर, मिरर क्या होगा, 0, रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन 0, ठीक है, काफी बड़ा होगा 0 से, ठीक है, और एब्जॉर्बटेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है भैया। लेकिन जब मैं इनको जोड़ता हूं तीनों को, तो मेरा क्या आता है भैया, 1 ही आता है, ठीक है। मिरर की बात करें, समझ गए, मिरर बहुत कम। देखो बात करूं ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूं, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बटेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ना तो वो ट्रांसमिट करती है, ना ही वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेंस भी होता। तो यहाँ पर एब्जॉर्बटेंस की अकेली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जितनी हीट पड़े वो एब्जॉर्ब कर ले, तो जब ये वही हीट पड़ेगी एब्जॉर्ब, ये भी 20 जूल, ये भी 20 जूल, तो 20-20 जूल का रेशियो क्या बनाएगा। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बटेंस ऑफ गिवन बॉडी। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी। कल ये चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। कल हो सकता है मैं एक ही बैच लूं, लेकिन 1.5 घंटे का लूं, रिकॉर्डिंग से देख लेना मैक्सिमम हो जाए। आप में से कोई बच्चा नहीं आएगा ऑफलाइन, ठीक है, कुछ वजह करना, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। मन हुआ फिर भी मत आना, ऑफलाइन मत आना, रिकॉर्डिंग देखना। तू आज ही हो, टाइम 10 से 9, 9:30 से रखूंगा, 9:30 से लेके 11:30। हाँ 9:30। अब तू रिकॉर्डिंग वीडियो ना, मैं 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा। अब तुम्हें टाइमिंग बताऊंगा ऑनलाइन क्लास की, शाम को मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग जब कोई बच्चे नहीं आता, तब कितनी भी लंबी कर लो, तब उसमें कोई भी वो नहीं होता। वो हर क्लास में तो आता है, पढ़ता भी है, पढ़ने वाला